नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगा वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो चेंज वाले क्वेश्चन किए थे, जहां पर हम लोग मूल्य में कमी करते हैं तो मात्रा में बढ़ जाती है, मात्रा में कमी करते हैं तो मूल्य बढ़ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने जो लास्ट में पढ़ा था उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज आएंगे वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जरूर पूरी क्लास लीजिएगा। तो मैं पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। उस एग्जाम्पल में बात करूंगा जो लास्ट वीडियो था, उसमें लास्ट जो क्वेश्चन था वहां मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर परसेंट की जगह अगर केवल मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, यानी उस क्वेश्चन को बिना फॉर्मूले के कैसे किया जाएगा या बिना कोई शॉर्टकट, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं, उसको केवल ऑप्शन से कर सकते हैं। उसको कैसे ईजी बनाएंगे, कैसे फास्ट बनाएंगे, देखिएगा क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं उस क्वेश्चन की। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारा आज का? चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से, एक एक वर्ड पे फोकस करना है यहाँ पर, कहाँ कमी है कहाँ वृद्धि है, ठीक है। तो चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। अब जैसे आपने लास्ट जो क्लास ली थी, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि वहाँ परसेंटेज में कमी वृद्धि हो रही थी और यहाँ पर रुपए में यानी पर केजी के हिसाब से कमी हो रही है, रुपए में हो रही है, यानी यहाँ पर कहीं भी परसेंटेज की वैल्यू नहीं दे रखी है। सेकंड थिंग, 2 रुपए पर केजी में कमी हुई है, जिसकी वजह से 16 रुपए में कितने किलो चीनी बढ़ गई है? 4 किलो चीनी बढ़ गई है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था प्रारंभिक मूल्य का मतलब क्या होता है। प्रारंभिक मूल्य का मतलब होता है कि जैसे अभी कमी हुई है तो कमी से पहले का जो मूल्य हुआ करता था तब की बात कर रहा है वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले चीज, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो इक्वेशन पे जाइए, यानी जो इसका बेसिक फंडामेंटल है, इक्वेशन पे जाके इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें, या फिर इक्वेशन में ही आप ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालें, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है, कहने का मतलब है कि उसको ऑप्शन से आप हिट कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। तो पहले हम इसका एक बार कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए वो देखिएगा पहले आप। जैसे मान लीजिए कि आज जो चीनी का मूल्य है वो 2 रुपए कम हो गया है। तो इसका मतलब जो प्रारंभिक मूल्य मेरा हुआ करता था, प्रारंभिक मूल्य x रुपए प्रति किलो मान लिया मैंने, यानी पहले जो मूल्य हुआ करता था वो कितना हुआ करता था? x रुपए पर केजी। इसका मतलब यह है कि आज का जो वर्तमान मूल्य होगा वो कितना रुपए कम हो जाएगा? x में से 2 कम हो जाएगा, तो x माइनस 2 रुपए पर केजी पर किलो। अच्छा एक बात बताइए, पहले कितने रुपए की चीनी खरीदता था? 16 की। आज मैं कितने खरीद रहा हूं? 16 की। तो पहले 16 रुपए में कितने किलो चीनी आती थी? तो पहले प्रारंभिक मूल्य ये था, यानी 1 किलो का अगर मूल्य का अगर भाग लगाऊंगा पहले की चीनी की, यानी पहले की मात्रा ये आज कितने खरीदता था, ये प्रारंभिक की मात्रा है। वर्तमान मात्रा देखता हूं मैं एक बार। वर्तमान मात्रा, तो वर्तमान मात्रा कितने की हो जाएगी? 16 बटे, और आज का मूल्य क्या है? x माइनस 2, यानी 16 रुपए में टोटल इस भाव से कितनी चीनी खरीदेंगे? इतनी चीनी खरीदेंगे। अब क्या कह रहा है? आज जो चीनी है ना वो 4 किलो ज्यादा है। इसका मतलब पहले से 4 किलो ज्यादा है, यानी पहले वाली मात्रा में अगर 4 किलो जोड़ दूंगा तो क्या आज की मात्रा निकल के आएगी? क्या? हाँ आएगी। अगर मैं इस 4 को यहाँ की जगह यहाँ लिखूंगा तो भी काम हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बना के हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इक्वेशन ड्रॉ करने के बाद, अब देखो आप चाहो तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, बट इतना टाइम कहाँ है हमारे पास कि मैं इक्वेशन सॉल्व करने बैठूं? क्या इतना टाइम है हमारे पास कि इक्वेशन सॉल्व करने बैठूं? पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने जाऊंगा तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा तो वो टाइम लेगा हमारे सॉल्व करने में। तो जब भी समीकरण आपके पास निकल के आए तो समीकरण में आप क्या करें? ऑप्शन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखें, जो भी ऑप्शन का आंसर होगा वो इसको पूरी तरह से क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कैसे? इस एग्जांपल से बात करते हैं। अभी देखो आपने प्रारंभिक मूल्य x माना है और प्रारंभिक मूल्य ही पूछ रहा है ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो आपका क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य ही होगा। तो इसका मतलब आपने जो x का मान माना वो किसके बराबर होगा? 3, 5, 4, 6, यानी 3, 4, 5, 6 के बराबर होगा। अब हमें देखना है कि क्या आंसर होगा। अब एक छोटा सा हिंट देता हूं मैं आपको, देखो एक बार, तो जिससे थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ठीक है, बट ये हमेशा अप्लाई हो
ये तो मैं आपको गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ये होगा कि हर बार कोशिश करो कि जहां तक अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो अगर आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करेगा, आपका माइंड कितना शार्प है, कितना जल्दी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चीनी की मात्रा कितनी बढ़ रही है, 4 kg। ये पॉइंटों में नहीं है, पहली चीज ये कि अब यानी आपकी जो वैल्यूज है वो अगर डिफरेंस में जा रही होगी तो वो पॉइंटों में नहीं जा रही, वो फिक्स नंबर यानी 4 में जा रही है। अब ऐसा नंबर जो 16 को भी काट दे, यानी या तो फिक्स पे काटे और 2 कम करने के बाद भी 16 को काट दे। अब जैसे मान लीजिए मैंने 3 को रखा है यहाँ पर x की जगह, अब 3 क्या 16 को पूरा पूरा काटेगा नहीं, और 3 में से अगर 2 घटाऊंगा तो 1 बचेगा, ये तो पूरा पूरा काटेगा, लेकिन जो इनका डिफरेंस आएगा वो 4 के बराबर नहीं आएगा, यानी चेक करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, छोड़ो। अगला 5, अगर 16 में 5 का भाग लगाऊंगा तो पॉइंटों में आएगा। अब 16 में से और 5 में से अगर 2 घटाऊंगा 3 बचेगा, और 16 में 3 का भाग लगाऊंगा फिर पॉइंटों में आएगा, बट यहाँ वाला पॉइंट और वहां वाले पॉइंट में डिफरेंस 4 का नहीं आएगा। अगला क्या है, 4 रख के देखते हैं। अब 16 में 4 का भाग लगाया, 4 का भाग जा रहा है, तो 16 में, अब देखो 16 रुपए में 4 के भाव से, अगर पहले 4 रुपए किलो चीनी आती थी तो 16 रुपए में 4 के हिसाब से कितने किलो चीनी हुई, 4 किलो चीनी हुई। अब आज 4 में से 2 कम हो गया, यानी 2 रुपए रह गया। अब 16 रुपए में 2 रुपए के भाव से कितने किलो चीनी खरीदूंगा, 8 किलो। पहले खरीदता था 4 किलो, अब खरीद रहा हूं 8 किलो। तो क्या कोई अंतर आ रहा है, हाँ अंतर आ रहा है, कितने किलो का, 4 किलो का। तो इसका मतलब ये जो हमारा ऑप्शन 4 होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, इसका आंसर होगा यहाँ पर 4 रुपए किलो, यानी x का मान यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे तो 4 यहाँ पर काम करता है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य है वो कितने रुपए हो गया, x रुपए हो गया। यही इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है। अब इसको अगर ऑप्शन के थ्रू करता, ये इक्वेशन नहीं बनाता, ऑप्शन के थ्रू करता तो कैसे करता है ना, सेम वही काम करता, बस यहाँ x लिखने की जगह डायरेक्ट ये सब काम में कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता। कैसे, जरा देखना एक बार। मान लो पहले का मूल्य 3 रुपए है, दोनों चीज साथ में, 3 रुपए पहले का मूल्य, आज 2 रुपए कम हो गए तो नया मूल्य कितना हो गया, 1 है ना। अब 16 रुपए में 3 के भाव से जो खरीदूंगा, पॉइंटों में आ रहा है वैल्यू, चाहो तो सॉल्व कर लो, बट नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं। इसका मान निकाला 5.3333 आना चाहिए, ठीक है। और 16 रुपए में 1 के भाव से कितने किलो खरीदूंगा, 16 किलो। क्या 4 किलो का अंतर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, यानी पहला ऑप्शन हमारे लिए बेकार है, ऑप्शन ए बेकार है हमारे लिए। ऑप्शन बी की बात करता हूं, ऑप्शन बी में 5 रुपए है, तो और नया भाव कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 रुपए कम करना है, ठीक है। अब क्या किया, 16 रुपए में 5 के भाव से अगर खरीदूंगा तो 5 का भाग 16 में लगाऊं, वैसे पॉइंटों में जाएगा तो वैसे तो हमारे लिए बेकार है। अब 16 में वैसे 5 का भाग लगा तो 5 3 15, ये आया हमारे पास 3.2 किलो चीनी खरीद रहा हूं पहले। अब अगर 16 में 3 के हिसाब से चीनी खरीदूंगा तो मैं 3 के हिसाब से कितनी चीनी खरीदूंगा, मैं 16 डिवाइड बाय 3 यानी 5.333 इतने किलो चीनी खरीदूंगा। पर इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस कहीं से भी 4 किलो नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला ऑप्शन सी हमारे लिए क्या है, अगला ऑप्शन सी अगर हम बात करें तो 16 रुपए में 4 के हिसाब से, पहले का मूल्य 4 था तो 4 के हिसाब से 4 किलो चीनी खरीदी। अब 2 रुपए मूल्य कम हो गया तो 16 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा 2, तो 16 रुपए में 2 के हिसाब से कितने किलो चीनी खरीदूंगा, 8 किलो। अंतर कितने का आ गया, 4 किलो ज्यादा खरीद रहा हूं, हाँ, और ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी की अगर मैं उसको भी चेक कर लेता हूं तो 16 रुपए में 6 के भाव से, ये पहले का भाव है, ठीक है, तो 2.666 लगभग इतने किलो चीनी पहले खरीदता था। अब 2 रुपए कम हो गया तो 4 किलो, 4 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा, कितनी खरीदूंगा, 4 किलो। तो यहां पर केवल एक ही ऑप्शन में आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से करें। कंडीशन आपको कैसे पता चलेगी कि यहां पर परसेंटेज चेंज नहीं है, यहां पर भी मूल्य है, मतलब यहां पर भी वैल्यू के हिसाब से और यहां भी वैल्यू के हिसाब से चेंज अगर होता है तो आपको ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन एक तो इस टाइप के अंदर आ जाता है, और एक हम समय दूरी चाल पढ़ेंगे उसके में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि एक व्यक्ति, अब देखो उसमें कैसे पढ़ेंगे, 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक व्यक्ति अपनी चाल को 10% कम कर दे, एक तरीका तो ये 10%, और कोई बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी चाल को 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे को ऑप्शन से करोगे, और 10% वाले को जो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप का कि कैसे इसको हम फास्ट बना सकते हैं दोबारा। अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखते हैं हम क्या है। चावल की कीमत में 20 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि होने की वजह से एक आदमी 480 रुपए में 2 किलो चावल कम खरीदता है। वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। पिछले क्वेश्चन में प्रारंभिक मूल्य पूछा था, इस बार वर्तमान मूल्य पूछा है। इसका मतलब यह है कि अभी वर्तमान मूल्य यानी आज का मूल्य, यानी वृद्धि होने के बाद का जो मूल्य है, और जो हम बेस मानेंगे वो तो वृद्धि होने से पहले का मानते हैं। अब इसको अपन उल्टा ही चलेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। देखना मैं कैसे करूंगा। मैं अब की बार एक्स वाला सॉल्यूशन नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं ऑप्शन के थ्रू। जैसे पहला ऑप्शन लिया 40 के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि 40 में वर्तमान मूल्य यानी प्रेजेंट जो वैल्यू है
मूल्य है वो 40 रुपए किलो, और आज 20 रुपए की वृद्धि हुई है, यानी आज 20 रुपए ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि प्रारंभ में मूल्य कितना था 20। अब 20 में 480 के हिसाब से, यानी 480 में अगर 20 का भाग लगाया तो इस तरह से पहले हम जो खरीदते थे वो 24 किलो खरीदते थे, ठीक है, और हमें कम देखना है, और कम कितना आना चाहिए, 2 किलो कम आना चाहिए। देखते हैं, अब 480 में 40 के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है। इस बार कितना खरीदा, 12 बार कट गया, तो इसका मतलब इस बार 12 किलो कम खरीदे, जबकि आंसर कितना आना चाहिए था, 2 किलो। वो तो गलत हो गया, यानी ये हमारे काम का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगला ऑप्शन बी पे बात करें तो देखो, सबसे पहले प्रारंभिक और वर्तमान, तो जो आपको ऑप्शन में देखा है वो तो वर्तमान है, वर्तमान में 50 रुपए के हिसाब से है, और प्रारंभ में 20 रुपए कम होना चाहिए, उल्टा पड़ो उसको, यानी 30 के हिसाब से। अब 480 में 30 के हिसाब से खरीदो, कितना खरीदा 16 किलो खरीदा आपने, ठीक है। और 480 रुपए में अगर 50 के हिसाब से खरीदूंगा, ठीक है, तो यहां पर भाग लगाया तो कितना आया बेटा 9.6। क्या डिफरेंस 2 किलो का आ रहा है, क्या नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन कितना है अपना 60, तो वर्तमान हो गया 60, तो प्रारंभिक हमारा होना चाहिए 40, प्रारंभिक हमारा क्या होना चाहिए 40, क्योंकि वृद्धि हो रही है ना, अरे वृद्धि हो गया, 60 रुपए भाव है आज का, और आज 20 रुपए किलो, आज 20 रुपए ज्यादा है, तो 480 में 40 का भाग लगाया तो इस तरह से 12 किलो आया, और 480 में अगर 60 का भाग लगाया तो कितना आया 8 किलो। अभी भी अंतर आया 4 किलो का, आना कितना चाहिए था 2 किलो का। ऑप्शन डी को पढ़ते हैं, ऑप्शन डी में 80 है, यानी वर्तमान मूल्य अगर 80 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा 60, तो 480 में 60 का भाग लगाया तो कितना हो गया 8, और 480 में अगर 80 का भाग लगाया तो कितना आया 6। तो क्या इस तरह से 2 किलो हम कम खरीद रहे हैं, क्या इस तरह से हम 2 किलो कम खरीदे, हाँ 2 किलो हम कम खरीद रहे हैं, यानी इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया, और इसको हमने बहुत इजीली ऑप्शन से कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को करने के केवल 2 ही तरीके हैं, या तो हिट एंड ट्रायल ये जो ऑप्शन से हम लोगों ने किया, या तो इससे कर लीजिए, या फिर समीकरण बना लीजिए। अब समीकरण आप अगर बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लेगा ये बनाने में, और बहुत लंबा पड़ेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा हम आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर, जैसे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो भी देखिएगा आप एक बार। वेन डायग्राम में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम वाले रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं, मैथ्स में तो होते ही होते हैं, और परसेंटेज के बेसिस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रहा हूँ, समझना उस चीज़ को। क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन को, तो किसी कक्षा के 70% लोग चाय पीते हैं, किसी कक्षा के 70% लोग क्या पीते हैं चाय, और 44% लोग क्या पीते हैं कॉफ़ी। किसी कक्षा ले लो, या किसी कॉलोनी को ले, कंपनी ले लो, कोई भी ले लो, यानी जो भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% पॉपुलेशन क्या पीती है चाय, और 44% पॉपुलेशन क्या पीती है कॉफ़ी पीती है। अब कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीती है, कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीती। अब जो दोनों पिएगी चाय और कॉफ़ी, मतलब चाय भी पिएगी और कॉफ़ी पिएगी, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं जैसे चाय और कॉफ़ी पीने वाले लगभग मान लीजिए 56 लोग हैं, परसेंटेज नहीं है आपकी बात, ये 56 लोग हैं। अब आपको बोला गया कि कुल जो दोनों पीते हैं चाय और कॉफ़ी, वो कितने हैं यहाँ पर 56 लोग जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर कक्षा का या कंपनी का जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति या तो चाय या कॉफ़ी पीता है, ये कंडीशन है। अब पूछना क्या है वो नहीं पूछ रहा मैं आपसे, क्योंकि इसमें हम कई सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो पहले इस चीज़ को हम समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और इसमें कंडीशन कैसे हम अज्यूम करेंगे, कैसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, हमारे हिसाब से दुनिया कितना परसेंट होती है, हमारे हिसाब से दुनिया होती है 100%। अब क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो बताओ यहाँ पर चाय पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले यहाँ पर 70%, कॉफ़ी वाले कितने हैं यहाँ पर, कॉफ़ी वाले 44%। अब हर चीज़ अगर 100% होती है तो चाय वाले 70 और कॉफ़ी वाले 44 टोटल मिला के कितने होते हैं 114% होते हैं। कितने होते हैं 114%। होना कितना परसेंट चाहिए था 100%। होना कितना परसेंट चाहिए 100%। दिखा कितना रहा है 114%। इसका मतलब परसेंट कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पर परसेंट एक्स्ट्रा है 14%। दोनों को जोड़ा 114 आया, होना 100% चाहिए था, एक्स्ट्रा कितना है 14%। पहली चीज एक्स्ट्रा 14% हो गया। अब ये 14% एक्स्ट्रा क्यों है, या तो हम क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये मैंने क्या बोला, या तो क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन गलत ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन बिल्कुल सही है।
गलत क्या पढ़ना है वो देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मैं क्लास का ऐसा विद्यार्थी हूं, मैं चाय भी पीता हूं और मैं कॉफी पीता हूं। तो जब चाय की बात आई तो चाय वाले ने मुझे अपने में काउंट किया, यानी मैं 70% में भी हूं, और जब कॉफी की बात आई तो मुझे कॉफी में भी काउंट कर लिया, यानी मैं कॉफी यानी 44% में भी हूं। इसका मतलब यह है कि जो 14% एक्स्ट्रा शो कर रहा है, ये वो विद्यार्थी होंगे जो चाय में भी है और कॉफी में भी है। ये है एक बार, पर इनको दिखाया कितनी बार गया, 2 बार। तो इस टाइप की जो हमारे जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है, इन्हीं की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा एक बार, सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। ऐसे ये हमने बना लिया गोला, और ये जो गोला बनाया है किसके लिए बनाया, चाय के लिए। हमने मान लिया इस गोले में 70% लोग रहते हैं जो चाय पीते हैं, ठीक है। एक दूसरा गोला बनाया जो इसके ऊपर से होकर निकला, और अंदर से क्यों निकला, क्योंकि ये कॉफी, ये जो दूसरा गोला बनाया कॉफी का है, और ये चाय और कॉफी दोनों के लिए कॉमन पोर्शन मैंने बीच में ड्रॉ कर दिया। अब ये चाय वाले हैं, इसमें 70% लोग रहेंगे पूरे में, और ये कॉफी वाले हैं, इसमें 44% लोग रहेंगे। अब जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, 14%, यानी ये जो ओवरऑल जो दोनों में कॉमन है वो कितना परसेंट है, 14%। अब एक छोटी सी बात, ये बताओ चाय वाले टोटल कितना परसेंट होना चाहिए, चाय वाले टोटल होना चाहिए 70%। अभी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, वैल्यू पे तो 56 पे जाऊंगा नहीं, बाद में जाऊंगा। तो सबसे पहले चाय की बात करता हूँ, ये देखो ये यहाँ तक का ये पूरा है ना, ये 70% शो करेगा, यहाँ तक का ये 70% पूरा होना चाहिए। अब 70% पूरा, 14% ये ले चुका है ऑलरेडी, तो बचा कितना परसेंट, 56%। ये 56% और ये 56 अलग अलग है, ठीक है। ये 70 के हिसाब से 56 बचा है, ये वो है। अब अगर हम बात करें तो देखो चाय वाले टोटल कितने हो गए, 56 और 14 70 हो गए। कॉफी वाले कितने दिखाने, 44%। कॉफी के अंदर जो फैमिली आनी चाहिए वो 44 आनी चाहिए, तो 44 में 14 तो अपन ने दिखा दिया, बचा कितना, 30। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 30%। अब एक छोटी सी बात सुनना और जवाब देना मुझे, इनको जोड़ते हैं एक बार। 56 और 14 70 चाय के अंदर शो कर रहा है, 14 और 30 44 कॉफी में शो कर रहा है, और टोटल देखो 56 14 70 और 30 100, यानी 100% का जो डेटा था मैंने इसको सेट कर दिया। अब डायग्राम बनाने का बेनिफिट क्या है, डायग्राम बनाने से क्या क्या बेनिफिट निकल के आता है वो समझिएगा आप। सबसे पहला बेनिफिट क्या निकल के आता है डायग्राम बनाने से, कि 56 14 30 ये अलग अलग डिसाइड हो रही है वैल्यूज की अलग। देखो अगर मैं पूछता हूँ चाय में कितने परसेंट है, तो अगर आपसे बोले भाई चाय कितना परसेंट है यहाँ पर, तो चाय यहाँ पर अभी भी 70% ही है। चाय कितना परसेंट है यहाँ पर, 70% है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कॉफी कितना है, तो कॉफी अभी भी कितना है, 44%। लेकिन अगर चाय के आगे एक वर्ड लगा दे केवल चाय, ओनली टी, इसका मतलब यह है कि केवल चाय पीने वाले ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, यानी या ऐसे विद्यार्थियों का परसेंटेज जो केवल चाय पीता, यानी जो केवल चाय पिएगा वो कॉफी नहीं पिएगा। तो केवल चाय, अब देखो यहां बच्चे धोखा खा जाते हैं। अब ये जो पोर्शन है ना, ये 14% वाला, ये कॉफी में भी है, यानी मुझे ऐसा पोर्शन निकाला है जो केवल चाय का हो। तो 56 और 14 70 टोटल था, 14 को छोड़ दें तो बचा कितना, 56। ये कौन है, केवल चाय का। अब केवल कॉफी की बात करें तो इस तरह से बताओ, कॉफी में कितना होना चाहिए, केवल 30, ठीक है। अब बताओ दोनों में कितना है, दोनों में 14%। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, चाय का दे रखा है तो 70 के बराबर कर दो, और कॉफी का मान देखा 44 के बराबर कर दो, केवल चाय का मान देखा है 56 के बराबर कर दो, केवल कॉफी का देखा है 30 के बराबर कर दो, और दोनों का दे रखा है तो 14 के बराबर। अब दोनों का मतलब दोनों के लिए बात कर रहा हूं, है ना। और अगर इंग्लिश में अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एंड के केस में आएगा टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी। और अगर 100% के केस की अगर वो बात करेगा तो 100% केस कैसे आएगा, टी और कॉफी, हिंदी में या बोलते हैं, या प्रत्येक विद्यार्थी या तो टी या कॉफी। इसका मतलब है सभी के सभी, यानी 100% के 100% स्टूडेंट जो हैं वो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको किसका मान दे रखा है, चाय और कॉफी दोनों का कितना, 56, जबकि हमारे हिसाब से कितना है, 14। तो यहां पर जो 56 है वो किसके बराबर है बेटा, 14 के बराबर। और अगर मुझे कुल विद्यार्थी या टोटल स्टूडेंट निकालने हैं तो कुल मतलब कितना परसेंट हुआ, 100%, तो 100 से गुणा कर दो। तो इस तरह से टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 400। कितने हो गए, 400। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और रीजनिंग में अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक वेन डायग्राम बना हुआ मिलेगा आपको, वहां वेन डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, वहां वेन डायग्राम बना बनाया मिलता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, तो एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, कोई लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी के 65% स्टूडेंट TOI टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। उसी लाइब्रेरी के 56% स्टूडेंट HT हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, ये न्यूज़पेपर है वो पढ़ते हैं जो,
ठीक है। तो जो 65% है वो टीओआई पढ़ते हैं, एचटी यानी हिंदुस्तान जो पढ़ते हैं वो कितने परसेंट है, 56% है। और यहां पर जो केवल टीओआई जो पढ़ते हैं, केवल टीओआई यानी टाइम्स ऑफ इंडिया जो पढ़ते हैं, वो यहां पर है 132 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये है कि ओनली एचटी हिंदुस्तान पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करें। और कंडीशन ये है कि वही यदि प्रत्येक या तो टीओआई या एचटी या दोनों पढ़ता हो। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब, इस लाइन को जब भी दे दिया जाएगा इसका मतलब हमेशा यही होगा कि 100 के 100% स्टूडेंट उस चीज में एनरोल हो रहे हैं। यानी यहां पर कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो या तो टीओआई या एचटी इनमें से कुछ नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है, वो पढ़ता है। तो इसका मतलब है सबके सब पढ़ते हैं। अब अगर नॉर्मली बात करें तो इस क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है, आप देखो टीओआई कितना परसेंट पढ़ रहा है, 65%, एचटी कितना पढ़ रहा है, 56%। अगर मैं दोनों का टोटल कर रहा हूं यहां पर तो ये कितना हो गया बेटा, 121%। कितना हो गया, 121%। पर इस लैंग्वेज के हिसाब से होना कितना परसेंट चाहिए था, 100%। तो लो 100% माइनस कर दिया, 100% माइनस किया तो कितना परसेंट हो गया, 21%। एक्स्ट्रा 21% है। और ये एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो जब भी एक्स्ट्रा होगा वो हमेशा क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। तो आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब दोनों में कॉमन कितना परसेंट है, 21% है हमारे पास। दोनों में कॉमन कितना है, 21%। अब देखो टीओआई के अंदर कितना परसेंट होना चाहिए, 65%। अब 65 में से 21% अगर लेस कर दूंगा तो यहां पर बचेगा 44%। दोनों को जोड़ो, 65 आ रहा है, हाँ 65 आ रहा है, ठीक है। एचटी वाले कितने होने चाहिए, 56%। कितने दिखा दिए, 21 माइनस करा, कितना हो गया, 35। अब जरा देखो तीनों को ऐड करता हूं, 44 और 21 65 और 35 100, टोटल 100% हो गया। टीओआई वाले कितने हो गए, 44 और 21 65। एचटी वाले कितने हो, 21 और 35 56। क्या सारा डेटा सॉल्व हो चुका है, हाँ सॉल्व हो चुका है। अब आपको दे रखा है ओनली टीओआई यानी केवल टीओआई के वाले, केवल टीओआई कितना है यहाँ पर, 44%। इसका मतलब ये है अब की बार 132 का जो मान है वो किसके बराबर देखा है आपको, 44 के बराबर दे रखा है। किसके बराबर देखा है, 44 के। और आपसे पूछा क्या मान है, आपसे पूछा गया है केवल एचटी वाले कितने हैं, 35। तो 35 का मान आपसे पूछ लिया गया। ये कट गया, हाँ ये कट रहा है पूरा पूरा 3 बार, तो 35 दिया 105, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हमने बहुत इजीली निकाल लिया। तो डायग्राम बनते ही हमारे पास सारी वैल्यू क्या हो जाती है, सेपरेटली सॉल्व हो जाती है और बहुत इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कुछ और भी पूछता ना तो भी निकाल सकते थे। अगर आपसे पूछता एचटी वालों की संख्या ज्ञात करो, यानी हिंदुस्तान वालों टाइम वालों की, देखो ओनली पूछा इसलिए 35 का मान निकाला। अगर ये ओनली वर्ड गायब कर देता ना तो यानी किसका मान निकालता, 21 और 35 यानी 56 का मान निकालता। अगर ओनली टीओआई की जगह अगर केवल टीओआई पूछता तो हम 44 और 21 यानी 65 का मान, यानी जो हमारे पास ऑलरेडी है उसका मान निकालते। अगर पूछता दोनों में कितने हैं तो हम गुणा किससे करते, 21 से करते। यानी कहने का मतलब अपने पास एक कांस्टेंट नंबर निकल के आया कितना, 3, और जिसका मान आपसे पूछेगा उसको 3 से गुणा करते जाइए और सीधे सीधे उसकी वैल्यू निकालते जाइए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। बट जब अगले क्वेश्चन में मैं जाऊंगा उससे पहले मैं छोटा सा डिस्कशन करूंगा आपसे इस क्वेश्चन के अंदर। क्या जरूरी है क्या 100 के 100% लोग, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चाय कॉफी वाला, तो क्या सभी के सभी चाय कॉफी भी है, जरूरी है क्या? क्या इसी क्वेश्चन में बात करूं, क्या जरूरी है कि सबके सब लोग हिंदुस्तान टाइम्स या टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़े? जरूरी है क्या? ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसमें एनरोल हो ही ना, कुछ स्टूडेंट चाय कॉफी नहीं पीते हो सकता है कुछ स्टूडेंट हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो जहां पर नेगेटिव साइन साथ में होगा, तो जब नेगेटिव साइन साथ में होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे कंटिन्यू करोगे वो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन के अंदर। तो ये अगला जो क्वेश्चन है वो टाइप तो यही है, लेकिन उसमें एक डेटा आपका और क्या होगा, बढ़ जाएगा, एक डेटा और इंक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब अभी तक हम सारे काम करवा रहे थे, उस तक अगली बार क्वेश्चन में कोई काम हम ना भी करवाएं, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं किस टाइप का है। जैसे बोलते हैं किसी कक्षा के 70% विद्यार्थी गणित विषय में पास हुए, गणित विषय में पास होते हैं, पास की बात कर रहा हूं 70%। उसी कक्षा के 60% विद्यार्थी इंग्लिश विषय में पास होते हैं, ठीक है। अब की बार एक नेगेटिव सेंस साथ में है क्या, कि 10% विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में
क्या हो गए, फेल। और ये दोनों क्या है यहाँ पर, पास। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 70% तो अंग्रेजी में मैथ्स में पास होते हैं और 60% जो है वो अंग्रेजी में पास होते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी दोनों के अंदर क्या होते हैं, फेल होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। और एक बार इसमें अपन बात कर लेते हैं कि भाई मान लो किसी डेटा की वैल्यू नहीं दे रखी हो या किसी की वैल्यू आपको दे रखी हो, किसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि यदि 120 विद्यार्थी मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास होते हैं, ये क्वेश्चन में डेटा दे रखा है आपको। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखना। सबसे पहला काम ये है कि अगर मैं बात करूं कि 70% और 60% दोनों पास हो रहे हैं, जबकि 10% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो जो काम पहले 100% टोटल कर रहा था ना, अब की वो यहाँ पर नेगेटिव सेंस को हटाएगा पहले तो। अब पूरा क्वेश्चन जो बात कर रहा है वो पास होने पर, ये दोनों पास होने पर बात कर रहे हैं, ये पास होने पर बात कर रहा है, यानी पूरा डेटा पास होने पर बात कर रहा है और केवल ये डेटा उसके अपोजिट चल रहा है। अगर मैं बोलता हूँ क्लास के 100% स्टूडेंट अगर सब पास होने की बात कर रहे हैं और 10% अगर फेल होने की बात करें, तो बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी पास होंगे। अब 10% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हुए, यानी इसका मतलब वो पास ही नहीं हुआ, फेल हुए। अब 10% अगर फेल होते हैं तो इसका मतलब पास कितने परसेंट होंगे, 90%। अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं तो यहां पर हो गया 130%, जबकि पास कितने होने चाहिए, 90%। 100% क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10% को मैं पहले बाहर कर चुका हूं जो पास नहीं हुए, 10% फेल हुए। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना परसेंट है, 40%। और ये एक्स्ट्रा कौन है, वही जो पिछले क्वेश्चन में आया था। बस पिछले क्वेश्चन में जो काम 100% कर रहा था, अब वो काम कौन कर रहा है, 90%, क्योंकि 10% को मैंने पहले क्या कर दिया, बाहर कर दिया। डायग्राम को अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, ये कौन हो गया केवल मैथ्स वाला, सॉरी ये कौन हो गया मैथ्स वाले, और ये वाला कौन हो गया इंग्लिश वाला, और ये कौन है दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन कितना परसेंट है, 40%। ये लो बना दिया। मैथ्स में कितना परसेंट होना चाहिए, 70%। ये कितना दिखा रहा है, 40। तो बेटा बताओ कितना बचा, 30%। तो 30 और 40 कितना हो गया, 70%। इंग्लिश में कितना होना चाहिए, 60। अपन ने कितना दिखा दिया, 40। तो बचा कितना, 20। जोड़ो इन सबको, देखो 30 और 40, 70 और 20, 90। कितना परसेंट कम पड़ रहा है, 10%। क्यों नहीं है, क्योंकि 10% तो भैया फेल हो गया है, उसको मेरे को कहाँ रखना है, बाहर। पर बाहर मतलब क्लास के बाहर नहीं, केवल इन दोनों ग्रुप के बाहर। पूरी क्लास तो 100% दिखा दी मैंने, ये पूरी क्लास है 100%, उसमें ये सब कौन है, पास वाले, और 10% कौन है, फेल होने वाला। समझ आया। तो ये डेटा आपको दे रखा है। अब आगे बात करें हम लोग, आपको क्वेश्चन में किसका मान रखा है, बोल रहा है मैथ्स और इंग्लिश दोनों में कितने परसेंट और कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं, 120 विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों में कितने हैं, 40%। तो यहाँ 120 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा, गुणा। अब आपसे अगर टोटल पूछता है, वैसे कुछ पूछा नहीं है यहाँ पर, केवल डेटा दे रखा है आपको। अगर टोटल पूछता है तो गुणा किससे करेंगे हम लोग, 100 से। तो कुल कितना आ गया, 300। अब अगर आपसे पूछता कि गणित में कितने पास हुए, पास की बोल रहा हूं, मैथ्स में, तो 120 वही 40 के बराबर, यानी 3 गुणा 3 का मान निकल के आ रहा है। अब आपको मैथ्स में कितने हैं, 70, तो 210। अगर आपसे गणित इंग्लिश पूछे, अंग्रेजी पूछे इंग्लिश का, तो वही 3 का मान तो निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि 120 बटा 40, और अंग्रेजी में कितने हैं, 40 और 20 60, 180। तो इस तरह से आप चाहें जिसका डेटा निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत इजी बना सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, तो और अच्छा समझ में आएगा जब अगला एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। देखिएगा क्या है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, और उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट हाँ देखो, हमें करना तो समझ में आ गया कि करना कैसे इस क्वेश्चन को, लेकिन जरूरी कि हमेशा नंबर ही पूछे आपसे, कभी कभार परसेंटेज पूछ के भी काम चला सकता है। जैसे देखिएगा इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को, जैसे मान लो कोई एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में मैथ्स में 68% विद्यार्थी पास हुए। मैथ्स में कितना परसेंट पास हुए, 68%। ऐसे ही जो फिजिक्स है उसमें अपन ने मान लिया 45% विद्यार्थी पास हो रहे हैं। ये दोनों पास की बात कर रहे हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स में इस तरह से अपने पास जो पास हुए वो हुए 68 और 45। ये इंडिविजुअल परसेंटेज अलग दे रखा है आपको। इसके अलावा आपको दे रखा है कि 17% विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहे हैं। अब की बार क्वेश्चन क्या होगा बताओ, दोनों में पास प्रतिशत, ये क्वेश्चन है अपना।
वैल्यू कहीं दे नहीं रखी, वैल्यू पूछेगा भी नहीं। आपसे पूछा पास परसेंट, यानी इसका मतलब है डेटा ही आपको वैल्यू अपने आप शो कर देगा। अब कैसे देखो, ये बताओ मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, 68। ये केवल मैथ्स में आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों में पास। ये दोनों पास का मतलब जो दोनों के बीच में कॉमन वाली वैल्यू आती है ना, उसके बारे में आपसे बात करना चाह रहा है। तो हमें उसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखो पर, मैथ्स में कितने पास हो रहे हैं, 68। फिजिक्स में कितने पास हो रहे हैं, 45। इसका मतलब अगर मैं टोटल करूं दोनों का तो 68 प्लस 45 होता है यहां पर 113%। ठीक है, कितना परसेंट हुआ, 113%। बट अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 17%। और क्लास में टोटल कितने परसेंट होते हैं, 100%। और 100 में से अगर 17% अगर फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 83%। इसका मतलब ये कंप्लीटली किसके बराबर होना चाहिए, 83% के बराबर होना चाहिए। यानी एक्स्ट्रा कितना चल रहा है वो देखो, तो यहाँ से एक्स्ट्रा निकालो तो एक्स्ट्रा आया हमारे पास 30%। तो जो 30% डेटा हमारे पास निकल के आया है, कौन सा आया, 30%। तो ये 30% हमारे लिए दोनों के, जो दोनों में पास होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन चाहो तो डायग्राम में सेव कर लो इसको। देखो ये मैथ्स है और ये फिजिक्स है। मैथ्स में कितने, मैथ्स और फिजिक्स दोनों में ओवरऑल कॉमन कितने हैं, 30। अब बताओ मैथ्स में कितने होने चाहिए अपने पास टोटल, 68। अपन ने दिखा कितने दिए, 30। तो बताओ बचे कितने, 38। ठीक है, फिजिक्स में बात करें, फिजिक्स में 45 होने चाहिए, दिखा कितने थे, 30। बचे कितने, 15। ओके, अब जोड़ो इन सबको, 38 और 30। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो 68 आता है, 68 और 15 83, यानी 83 सब क्या हो गए, पास। तो ये कितने, ये अगर 83 आंसर कब टिक लगाना है आपको, अगर क्वेश्चन ये पूछता कि ये बताओ या तो मैथ्स में या फिजिक्स में या दोनों में कितने परसेंट पास हो, तो आंसर कितना होता, 83%। क्योंकि 17% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, फेल है। तो 17% दोनों में क्या है, फेल। तो ये हो गया हमारा केवल फेल का डेटा। ठीक है, ये हमारा हो गया केवल फिजिक्स, ये हो गया हमारा केवल मैथ्स, और ये हो गया दोनों मैथ्स और फिजिक्स में पास। तो ये भी पास, ये भी पास, बट ये क्या है, फेल है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट इसी क्वेश्चन में अगर वो एग्जामिनर चेंज करना चाहे तो कैसे चेंज करेगा वो देखिएगा। वो अब क्या चेंज करता है, वो डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू देता है इस बार। मतलब पास ये भी देगा पास, यहाँ मैंने फेल लिखा है ना, तो उल्टा पूछेगा, वहाँ फेल की वैल्यू पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप जल्दबाजी में पढ़ते हो तो खुद तक गलत कर दो। लेकिन आपको क्या देखना है कि ये दोनों सिमिलर है, जैसे पास, यदि दोनों फेल होंगे तो ये पास होगा। तो ये ध्यान रखना, ये जो शुरू का जो डेटा होगा ना वो सेम टाइप का दे रखा होगा, और यानी मतलब जिसके बारे में मोस्टली बात की गई है क्वेश्चन उसी पर डिपेंडेंट होगा सारा का सारा। एक अगला एग्जाम्पल देखिएगा, समझ में आएगा आपको। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया किसी एग्ज़ाम के अंदर अपने 85% विद्यार्थी मैथ्स में पास होते हैं। किसी परीक्षा में 85% विद्यार्थी किस में पास हो रहे हैं, मैथ्स में। ठीक है, 75% विद्यार्थी जो है वो किस में पास हो रहे हैं, साइंस में। किसी परीक्षा में 85% विद्यार्थी मैथ्स में पास होते हैं, 75% विद्यार्थी अपने किस में पास हो रहे हैं, साइंस में। जबकि 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों में पास होते हैं। यानी ये सब पूरा का पूरा डेटा किस पर दे रखा है आपको, पास पर दे रखा है। पूरा का पूरा डेटा पास पर दे रखा है। और आपको क्या बोलता है, अगर ये पूरा पास है और आपको बोल देता है कि केवल मैथ्स में पास मान लेते हैं, क्वेश्चन में दे दिया इस बार पास की परसेंटेज नहीं पूछ रहा मैं आपसे, तो केवल मैथ्स में पास आपको मान लीजिए आपको दे रखा है 60 स्टूडेंट दे रखा है कि केवल मैथ्स में कितने विद्यार्थी पास है, 60 विद्यार्थी पास है। तो क्वेश्चन अपना ये होगा कि केवल साइंस में पास कितने हुए। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, केवल साइंस में पास, या साइंस में पास, या मैथ्स में पास। ठीक है, दोनों का पास। ठीक है, यहां पर दोनों में पास का परसेंटेज दे रखा है, ये पूछ लिया मैंने। मतलब क्वेश्चन में जितने जाओ बना सकता हूं। दोनों में फेल, और सबसे इंपॉर्टेंट टोटल, कि टोटल कितने। तो कहने का मतलब ये है कि आपको तो इंपॉर्टेंट चीज है कि 60 किसके बराबर दे रखा है वो निकाल लो, उसके बाद किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मैथ्स और साइंस दोनों में कितने परसेंट पास है, 70% पास है, वो देखिएगा। तो यहां पर ये पास है,
ये भी पास है और ये भी पास है, ये मैथ्स में पास है और ये साइंस में पास है और ये दोनों में। अब की बार आपको मैथ्स और साइंस दोनों में कितने परसेंट पास दे रखे हैं? 70%। तो इसका मतलब आपको इसका मान दे रखा है 70%। मैथ्स में कितना परसेंट होना चाहिए? 85। तो बचा कितना? 15। 15 कैसे आया? 70 और 15 मिला के 85 होते हैं, तो 85 में 70 गया तो कितना बचा? 15। साइंस की बात करें, साइंस में 75 होना चाहिए, अपन ने 70 दिखा दिया, बचा कितना? पास। सबको जोड़ो एक बार, तो 15 और 70 85, 85 और 5 90। तो इस तरह से ये 90% सबके सब क्या हो गए? पास। तो बताओ कितने परसेंट फेल हुए? 10%। और 10% इन दोनों के बाहर, पर क्लास के अंदर। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है, देखिए एक बार आप पहले। तो क्वेश्चन में मान के पर है तो मान दे रखा है 60। किसका? केवल मैथ्स में पास कितने हैं? 60। जबकि केवल मैथ्स में कितने परसेंट है? 15। तो इसका मतलब अगर मैं पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा केवल साइंस का है, तो मेरा जैसे पहला क्वेश्चन है केवल साइंस, कैसे निकालूंगा? तो 60 अगर 15 के बराबर है तो केवल साइंस में 5 है 4 बार, तो क्या हो गया? 5 चौक 20। उसके बाद साइंस में पास, ये वर्ड पे देखना, यहां जल्दबाजी में साइंस में पास 5 मत कर देना। साइंस में पास कितने हैं बेटा? 75। 70 और 5 75। तो 60/15 गुणा 75, तो ये 4 बार कट गया, तो इसका मान आया 300। अगर आपसे पूछे मैथ्स में पास, तो वही 4 तो आएगा, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। तो 4 मैथ्स में कितने हैं? मैथ्स में टोटल अपने पास दोनों को मिलाकर 85 है, यानी 15 70 85 हो गया। अब 85 को 4 से गुणा किया तो हो गया 340। अगला है दोनों में पास, तो दोनों में पास का अगर पूछूं तो दोनों में पास कितना है? दोनों में पास है 70%। तो इसका मतलब हो गया 60 अगर 15 के बराबर है, 70 का मान निकाल लो, तो ये 4, ये हो गया 280। ओके। उसके बाद अगर पूछो दोनों में फेल, तो दोनों में फेल अगर निकालना हो तो 60, वही 60 15 यानी 4 के बराबर, तो सीधा 4 को गुणा करता हूँ। फेल वाले कितने हैं अपने पास? 10 से गुणा कर दिया, कितना हो गया? 40। और अगर टोटल निकालना है, कुल निकालना है, तो कुल भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? 4 को कैसे गुणा कर दो? 100 से, तो कितना हो गया बेटा? 400। तो इस तरीके से हमने इसके आंसर निकाल लिए। तो जो भी आपसे पूछेगा उसके आंसर आप निकाल सकते हो। तो हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वैल्यूज के हिसाब से दे रखी। कभी कभार किसी क्वेश्चन में आपको केवल इसकी दे दे, केवल इसकी दे दे, दोनों की दे दे, तब आपसे पूछ ले कितने परसेंट फेल है। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या होगा हमारा। जैसे हम केवल के हिसाब से बात करें, मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोल दें कि किसी कक्षा में केवल हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी यानी बोलने वाले की बात करूं, लैंग्वेज की बात करूं, तो केवल हिंदी वाले जो बोलते हैं वो कितना परसेंट बोलते हैं? 25% विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। केवल इंग्लिश बोलने वाले, केवल अंग्रेजी बोलने वाले, वो आपको दे रखे हैं 22%। और ऐसे विद्यार्थी जो दोनों हिंदी व अंग्रेजी बोलते हैं वो है 38%। ये है 25, ये 22 और ये 38, और ये सब बोलने वाले हैं, ये लैंग्वेजेस, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो ना हिंदी बोलते हैं और ना ही इंग्लिश बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज होगी तीसरी, बट इन दोनों को नहीं बोलते वो। अब आपका क्वेश्चन ये है कितने प्रतिशत विद्यार्थी न तो हिंदी और न ही इंग्लिश बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही डेटा डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कॉमन को फिलअप करेंगे। अब हमारे पास देखो सबसे पहले कॉमन का डेटा दे रखा है, क्या बताओ? दोनों में कितने हैं? 38। तो इसका मतलब इस वाले डेटा का मान कितना दे रखा है? 38%। अब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 25%, और वो भी केवल है, ये टोटल का मान नहीं, केवल है नहीं, इस वाले पोर्शन का, ये जो वाला पोर्शन है ना इधर वाला, ये चांद जैसा बना हुआ है, ये केवल का है। तो केवल कितना है? ये 25 हिंदी वाला। अब केवल इंग्लिश वाला कितना परसेंट है? 22%। तो केवल इंग्लिश वाला इधर वाला चांद हो गया, तो ये 22% हो गया। इसका मतलब ये सब कोई ना कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो इस हिसाब से टोटल अगर करूं तो 25, अब देखो बोलने वाले
और कौन सा, हिंदी व इंग्लिश बोलने वाले। तो 25 प्लस 38 प्लस 22, 38 और 22 हो गया अपने पास 60 और 25 हो गया 85। तो ये 85% जो है वो ये या तो हिंदी बोल रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं, और बचे अपने पास 15% जो न तो हिंदी में है और न ही इंग्लिश में। तो बताओ कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों हिंदी व इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में चेंज किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। ठीक है, देखिएगा क्या अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 40% छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने छात्र, परसेंट नहीं पूछा, कितने छात्र न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी बोलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब देखो, अपन जब भी दो के बारे में बात करें अपन ऐसे सेपरेटली डेटा ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताओ अंग्रेजी वाले कितने हैं, यहाँ पर अंग्रेजी नहीं, केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं, 30%। तो यानी केवल इंग्लिश वाले हैं अपने पास 30%, उसके अलावा केवल हिंदी वाले दे रखे हैं यार, हिंदी वाले तो 20% केवल हिंदी बोलते हैं, यानी ये 20% है केवल हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा बात करूँ कि जो 40% है वो दोनों बोलते हैं, वो दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी 40% हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं बोलते हैं। इसका टोटल कितने हो गए, 30 और 40 70 और 20 90, यानी 10%, 90% तो ये हो गया। तो बचा कितना परसेंट, 10% ऐसे होंगे जो न तो इंग्लिश बोलेंगे और न ही क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे। अब ये 10% ऐसे हैं जो कौन सी भाषा ना तो हिंदी बोलते हैं ना ही इंग्लिश बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा है, लेकिन आपके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है टोटल, 60। तो टोटल 60 का 10% विद्यार्थी वो यानी 6 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो न तो हिंदी और न ही इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बेटा, हमारे 6 आंसर आ गया। तो आज हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन, जिसमें कैसे कैसे चेंजेस कर सकता है उसके बारे में बात की। और एक क्वेश्चन में बात की जहाँ, एक क्वेश्चन उस टाइप की बात की जहाँ पर आपको मतलब वैल्यू कम करके, मूल्य कम करके मात्रा बढ़ाता है घटाता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने बात की, जिसको हम लोगों ने समीकरण की जगह ऑप्शन से यूज़ किया। तो आप इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लेकर आता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ। वो जो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद उसके बाद हमारी जो लास्ट क्लास होगी इसमें हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो लगभग इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो इस टाइप से यूज़ हो सकती है, इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट रहेगी, नेक्स्ट दोनों क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो उनको जरूर लीजिएगा आप। तो इस क्लास को आप कंप्लीट करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। डेली मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, डेली क्लासेस में आपको ये बात आपको बार बार बोली जा रही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें। ठीक है, तो आज की क्लास ओवर, थैंक यू सो मच।